जय हिंद फ्रेंड्स। आई होप एवरीबॉडी इज़ फाइन। देखिए गाइस, आज जो मैं बात करने वाला हूँ बच्चों, भारतीय संविधान के प्रमुख संविधान संशोधन। और ये जो वीडियो है बच्चों, तो ये जर्नली मैं आपको बता रहा हूँ, ये टारगेटेड है एसएससी जीडी या एमटीएस हो गया, यूपीपी हो गया है, या सीएचएसएल टाइप का, मतलब वनडे एग्जाम जिसमें बहुत ही ज़्यादा डीप पॉलिटी के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर आप पीसीएस या आरओ एआरओ की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि इसमें मैं बहुत ही फैक्चुअल और एकदम सटीक क्वेश्चन समझाने वाला हूँ कि जो स्पेशली आपका एमटीएस वगैरह यूपीपी में जो पूछे जाते हैं उनकी मैं बात करने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा मतलब डीप में नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है। देखिए, अगर मैं बात करूं संविधान संशोधन से रिलेटेड, तो सबसे पहले 2 या 3 चीज़ें समझ लेते हैं, देन उसके बाद में हम डायरेक्ट शुरू करेंगे। पॉइंट नंबर 1, ये भी संविधान संशोधन से रिलेटेड है। एक क्वेश्चन तो ये है कि सर हमारा जो संविधान है, भारत का संविधान, ठीक, भारत का संविधान, तो आपको ये तो पता है बच्चों, भारत का जो संविधान है, अगर हमसे ये पूछा जाए ये बना कब है, तो सर 26 नवंबर 1949 में बना था पूरा। इसी दिन 15 अनुच्छेद हमने लागू किए थे और ये बन गया यहाँ पे। उसे लागू जो किया ना, तो लागू का मतलब है पूर्ण रूप से कब लागू किया गया। तो सर आपने पढ़ा होगा सर 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था, राइट। और उस टाइम पे भारत के संविधान में यदि हम देखें स्टार्टिंग में 1950 के टाइम पर, कब की बात कर रहा हूँ मैं, कि 1950 के टाइम पर भारत के संविधान में बच्चों, तो उस टाइम पे 22 तो भाग हुआ करते थे। कितने भाग थे? 22 भाग थे। एक बात तो ये याद रखेंगे। दूसरा, 8 अनुसूचियाँ थीं। कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची। 8 अनुसूची थी। यदि अनुच्छेद पूछेगा तो 395 अनुच्छेद थे, ठीक। इतना ये प्रावधान था। कब की बात है ये? सर ये बात है जो शुरू का संविधान बना था 26 जनवरी 1950 में, जब ये लागू किया गया था। उस टाइम पर भारत के संविधान में 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ और 395 अनुच्छेद हुआ करते थे, ठीक है। अब एक और बात सुनेंगे। सर भारत का जो संविधान है, देखो एक बात सुनो, भारत का जो संविधान है इसके बारे में एक स्टेटमेंट आपको यह जानना है कि भारत का संविधान क्या है बच्चों। एक तो कठोर है, थोड़ा कठोर है, थोड़ा लचीला है। लचीला, इसका क्या मतलब है ये बात समझो। कठोर का मतलब है कि हम भारत के संविधान में आसानी से संशोधन नहीं कर सकते। मतलब भारत के संविधान में अगर हम परिवर्तन करना चाहें तो हम आसानी से परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। लचीला का मतलब है कि समय की परिस्थितियों को देखते हुए भारत के संविधान में परिवर्तन करना, राइट। इसका मतलब ये है कि ये जो कहा कि भाई हमारा संविधान थोड़ा कठोर और थोड़ा लचीला है, तो आंशिक रूप से कठोर और लचीला। कठोर मतलब आसानी से संशोधन नहीं कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, लचीला मतलब फ्लेक्सिबिलिटी का ये मीनिंग्स है कि हम समय को देखते हुए भारत के संविधान में भी परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। एक और बात सुनो, हमारे संविधान का एक भाग है सर, भाग नंबर 20। इसका उल्लेख है अनुच्छेद 368 में। इस अनुच्छेद में या भाग में जो प्रावधान है वो प्रावधान है संविधान संशोधन का। संविधान संशोधन, संविधान संशोधन मतलब समय की परिस्थितियों को देखते हुए भारत के संविधान में परिवर्तन करना कहलाता है संविधान संशोधन। ये बात समझ में आ गई यहाँ पे। और यह है व्यवस्था हमने कहाँ से ली है बच्चों, अगर कोई पूछे कहाँ से एडॉप्ट की है हमने ये या ग्रहण की है, तो ये हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। इस तरह से याद रख लेना। तो 3-4 तथ्य जो मैं आपको समझा रहा हूँ, इसका एक रिलेशन है जो प्रमुख संविधान संशोधन पर जब पहुँचेंगे। सर संविधान बना 26 नवंबर 1949 में, लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में। दूसरा पॉइंट, जब संविधान बना था 1950 के टाइम पर मान लेंगे, तो उस टाइम पर भारत के संविधान में 22 भाग थे, 8 अनुसूचियाँ थीं और 395 अनुच्छेद थे। फिर दूसरी बात हमने सीखी कि सर भारत का जो संविधान है ये थोड़ा कठोर और लचीला है। कठोर मतलब आसानी से संशोधन नहीं होगा, ठीक।
लचीला मतलब है कि समय की परिस्थिति को देखते हुए इसमें संशोधन किया जा सकता है। संशोधन की बात करेंगे तो संविधान का एक भाग है, भाग नंबर 20 अनुच्छेद 368, इसमें उल्लेख है संविधान संशोधन का, और यह है व्यवस्था भारत के संविधान में किस देश के संविधान से हमने ग्रहण की है, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ठीक है, दूसरा पॉइंट। अब सुनिए बच्चों, तो समय के साथ साथ हमने भारत के संविधान में किया है बहुत सारा संशोधन। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे भी पहली बार संशोधन कब हुआ था। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रथम संशोधन, प्रथम संशोधन। तो प्रथम जो संशोधन हुआ था तो वो 1951 में, सॉरी 1951 में हुआ था, 1951, 1951 में। ठीक है, इस टाइम पर हमने क्या किया था, ऐसा मानकर चलेंगे, मैं बार बार एक सिंबल बनाऊंगा इस तरह से, ये पॉइंट ये होगा कुछ ऐसे। ठीक है, भारत में एक गोल सर्कल बना हुआ है, जब भी मैं ऐसा बनाऊं आप समझ लेना ये लिखा हुआ है भारत का संविधान। ठीक, जब भी मैं ऐसा बनाऊंगा इसका मतलब क्या होगा, भारत का संविधान, क्योंकि टाइमिंग बचाने की वजह से। ठीक, तो जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ तो 1951 में, तो इस 1951 में क्या किया गया, तो ये लिखा मैंने भारत का संविधान। तो भारत के संविधान में हमने क्या क्या चीज़ें परिवर्तित किए हैं, देखो, एक तो हमने ये है कि इसमें पॉइंट नंबर 1 जो अनुच्छेद हमारा 31 है, अनुच्छेद 31, इस अनुच्छेद 31 में हमने क खंड को जोड़ा प्लस ख को जोड़ा था, इन दोनों को क्या किया है, इन्हें जोड़ा। तो डायरेक्ट प्रश्न ये आएगा कि अनुच्छेद 31 का क और अनुच्छेद 31 का ख किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए, तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़े गए। आई होप ये पॉइंट याद रहेगा। एक पॉइंट तो हमारा ये है। दूसरा हमने संविधान में क्या किया है, दूसरा पॉइंट हमने यह किया कि भारत के संविधान में हमने 9वीं अनुसूची को जोड़ा है, 9वीं अनुसूची को जोड़ा। तो क्वेश्चन बनेगा डायरेक्ट पहले आपसे ये कि बताइए कि प्रथम संविधान मतलब क्वेश्चन बनेगा कि किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। तो 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई है, तो इसका आंसर होगा सर प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। प्रश्न आएगा कि 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन, तो प्रथम कब जोड़ी गई है, यदि यह पूछे तो 1951 में जोड़ी गई है। क्या आपको ये पॉइंट समझ में आया? यानी कि प्रथम संविधान संशोधन के तहत हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं, एक तो आर्टिकल 31 में क और ख को जोड़ा है, इन दोनों का संबंध भी संपत्ति से है, इन दोनों का रिलेशन भी किससे है, संपत्ति से है। दूसरा, इसमें क्या किया गया, भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा। इसका मतलब है सर मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, 8। ये मैं आपको स्टार्टिंग में जो ये सारे कॉन्सेप्ट बताया था, तो शुरू में कितनी अनुसूचियां थी, 8 थी। इसका मतलब है 8 अनुसूचियां यहाँ थी, एक और जोड़ दी गई, तो इसका मतलब है इसीलिए ये हो गई कौन सी, 9वीं अनुसूची। कैसे याद रखेंगे, देखो अक्सर गाँव में ऐसा सुनते होंगे ना ज़मीन को लेकर, तो मैं ये कह रहा हूँ कि 9 बीघा ज़मीन, कितने बीघा ज़मीन है सर, 9 बीघा ज़मीन। तो 9वीं अनुसूची का संबंध हो जाएगा भूमि सुधार से है। किससे है ये, भूमि सुधार। भूमि सुधार शब्द ना आ जाए तो दूसरा शब्द हो सकता है यहीं पे लिखा हुआ 9वीं अनुसूची के रिलेशन में, वो आता है कभी कभी बच्चों जमींदारी प्रथा, जमींदारी प्रथा। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखेंगे। यानी कि 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है सर, 9वीं अनुसूची का संबंध है भूमि सुधार से या जमींदारी प्रथा से संबंधित। तो ये हमारा पहला हो गया। लेकिन बच्चों अब मैं इसको इस तरह से न लिख के बार बार जहाँ पर भी, जैसे मान लो सपोज दैट मैं अगला जो संविधान संशोधन पढ़ाने वाला हूँ आपको, तो वो है हमारे पास में चौथा संविधान संशोधन। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 4th, इसका मतलब है चौथा। C का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन, A का मतलब है अमेंडमेंट। तो चौथा संविधान संशोधन कब हुआ था, मैं उसकी डायरेक्ट डेट बता देता हूँ। तो चौथा संविधान संशोधन हुआ था 1955 में। ठीक है, तो चौथा संविधान संशोधन कब हो गया, 1955 में। इस तरह से भी लिख सकते हैं, या और शॉर्ट करके आप चाहो तो 4th संविधान संशोधन हुआ था 1955 में, इस तरह से। ठीक है, अब सुनिए इसमें क्या किया गया है। तो चौथे संविधान संशोधन में आपको एक पॉइंट याद रखेंगे, पॉइंट बस एक ही पॉइंट है, सुनिए। इसमें यह कहा गया, मान लो सरकार है भारत की, ठीक है, चाहे वो राज्य सरकार है या केंद्र सरकार। तो सरकार अगर कहीं पे मान लो रोड बनाती है, कहीं पे क्या बनाती है सरकार, रोड बनाने जा रही है उदाहरण के तौर पे। अब यहाँ किसी का खेत था, इसके खेत में को ज़मीन में को क्या करनी है, ये रोड लेके जानी है। तो इसकी ये जो ज़मीन है इस खेत वाले की, इससे ज़मीन क्या करनी पड़ेगी, सरकार को लेनी पड़ेगी।
तो इसको कहा, अब ये क्या है, किसी निजी व्यक्ति की संपत्ति है, तो मैं कह रहा हूँ ये है निजी संपत्ति। कैसी संपत्ति है? निजी संपत्ति। और इस निजी संपत्ति का सरकार को क्या करना है? अधिग्रहण। अधिग्रहण का मतलब है अपने कब्जे में करनी है। तो इसके लिए सरकार जब करेगी ना, अधिग्रहण करेगी, ठीक है। अब सरकार ने मान लो इस ज़मीन का किया अधिग्रहण। अधिग्रहण मतलब इस व्यक्ति की ज़मीन ले ली, तो अब ज़मीन लेने के बाद में सरकार को क्या करना पड़ेगा? इस अधिग्रहण पर या इस निजी संपत्ति पर सरकार को देना पड़ेगा मुआवजा। मुआवजा देना पड़ेगा, यानी कि क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी इस व्यक्ति को, ठीक है। अब ये जो मुआवजा है कितने हिसाब से दिया जाएगा? मतलब ये जो मुआवजा, सपोज दैट आपकी ज़मीन थी 2 बीघा। कितने बीघा? 2 बीघा ज़मीन थी। आपके यहाँ रेट है 5 लाख रुपए बीघा, तो 2 बीघा ज़मीन के किस पैसे हो जाने चाहिए थे? 10 लाख रुपए। यदि सरकार आपको 12 लाख रुपए देती है तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि सरकार आपको 12 की बजाय मान लो 8 लाख रुपए दे दी है तो तुमको 2 लाख का नुकसान है। तो ये जो मुआवजा मिलेगा, ये जो क्षतिपूर्ति मिलेगी, ठीक है, क्षतिपूर्ति, तो इस क्षतिपूर्ति को लेकर आप किसी कोर्ट में केस नहीं कर सकते हो। यानी कि ये कब की बात है सर? ये बात है 4th संविधान संशोधन के टाइम पर 1955 में। तो 1955 में यह लिखा गया था कि यदि सरकार किसी निजी संपत्ति का अनिवार्य रूप से अधिग्रहण करती है तो उस ज़मीन पर सरकार के द्वारा जो क्षतिपूर्ति या मुआवजा दिया जाएगा, इस मुआवजे को चैलेंज नहीं किया जा सकता किसी न्यायालय में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, राइट। देन उसके बाद में मैं बात करने वाला हूँ जो प्रमुख संविधान संशोधन ही बात करूँगा केवल। तो अब बात है 7वां संविधान संशोधन। सर कब हुआ था? तो याद रखेंगे 1956 में हुआ था, ठीक। एक पॉइंट और जानेंगे सर, 7वां जो संविधान संशोधन है ये जाना जाता है, जाना जाता है। तो 7वां संविधान संशोधन जाना जाता है किस नाम से? राज्य पुनर्गठन अधिनियम के नाम से। राज्य पुनर्गठन अधिनियम। बहुत बार ऐसे सवाल आएगा आपसे कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1956 में। 7वें संविधान संशोधन को किस नाम से जानते हैं? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के नाम से जानते हैं। अब दूसरे प्रावधान समझिए, इसके बारे में क्या क्या कार्य किए गए हैं जो पूछे जाते हैं। एक तो यह कार्य किया गया, पॉइंट नंबर 1। पहले क्या होता था, जैसे अनुसूचियां हैं, टोटल अनुसूची कितना थी? शुरू में 8, अभी बाद में अभी 1 बढ़ गई है, 9 हो गई हैं, ठीक है। तो जो प्रथम अनुसूची थी ना, कौन सी अनुसूची? प्रथम अनुसूची। तो पहले तो ये बताओ, प्रथम अनुसूची पहले से ही है बाद में जोड़ी गई? तो सर ये तो पहले से ही, क्योंकि 8 थी। और इस प्रथम अनुसूची में उल्लेख किया गया था राज्यों का। किसका उल्लेख था? राज्यों का। दूसरा, इन राज्यों को 4 वर्गों में रखा गया था, कैबर्ग, खैबर्ग, गैबर्ग और गहबर्ग। कैबर्ग में जो ब्रिटिश सरकार से जो राज्य मिले उनको रखा गया था। खैबर्ग में उन राज्यों को रखा गया था जो देशी रियासतों के मिलने से भारत में बने थे 1950 में। गैबर्ग में उन राज्यों को रखा गया था जो केंद्र शासित प्रदेश थे। और घे में रखा गया था अंडमान निकोबार को। तो ये प्रथम अनुसूची में पहले से ही था 1950 के टाइम पर, ठीक है। जब 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 में, तो ये जो वर्गों की प्रणाली थी ना, इसको कहते हैं, एक तरह से ये कह देंगे 4 वर्ग प्रणाली। क्या हो गई बच्चों ये? तो ये थी 4 वर्ग प्रणाली, राज्यों की 4 वर्ग व्यवस्था, ठीक है, व्यवस्था। तो इस व्यवस्था को कर दिया गया समाप्त। ये क्वेश्चंस कई बार पूछा जा चुका है, कई बार इसको समझ में नहीं आता ये क्या कॉन्सेप्ट है। तो मैं आपको बस इतना समझा रहा हूँ सर। 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत प्रथम अनुसूची में राज्यों को जो 4 वर्गों में रखा गया था, इन चारों वर्गों की प्रणाली यानी कि कै खे वगैरह ये व्यवस्था कर दी गई समाप्त। इसे समाप्त करने के बाद में भारत में राज्यों का किया गया पुनर्गठन और नए सिरे से बच्चों 14 राज्यों का निर्माण किया गया, प्लस 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। यूटी का मतलब है यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश। यानी कि क्वेश्चन यदि आ जाए आपसे कि राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ है, तो ये हुआ था सर कब? 7वें संविधान संशोधन 1956 में, ठीक है बच्चों। और तब जाकर ये अनुच्छेद भारत में लागू हुआ था कब? 1 नवंबर 1956 से। और यहीं से क्या कर दिया गया? भारत में नए 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। और ये जो जिन पहले कै खे गया था, ये व्यवस्था क्या कर दी गई? समाप्त कर दी गई। एक तरह से बस ये था
कि सर इसको रहने दिया, इनको रहने दिया, ये और ये ख़त्म कर दिए गए, इन राज्यों को मर्ज कर दिया इन्हीं में। इस तरह से ये प्रावधान किया गया था। ठीक है बच्चों, याद रख लेंगे यहाँ से। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास में और नया प्रमुख संविधान संशोधन, तो वो है 9वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1960 में। तो 9वां संविधान संशोधन कब हुआ है? 1960 में। सुनिए, एक घटना यहाँ से ये है कि सर भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ था। ये समझौता कब हुआ था? तो ये 1958 में हुआ था। समझौता किस बात को लेकर था? समझौता था जनरली आप ऐसे समझ लेंगे, जैसे मान लो ये हमारा प्यारा भारत है, यहाँ पर है, यहाँ पर एक तरह से मान लेना इतना क्षेत्र, ये तो था आपका जो वर्तमान का बांग्लादेश है, तो ये था पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है। और ये हमारा कौन सा है? ये है पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो यहाँ पर एक जगह थी पश्चिम बंगाल में, ये वाली जगह, और इस जगह का नाम था, ये था बेरूबाड़ी जिला। कौन सी जगह थी? बेरूबाड़ी, ठीक। अब कहानी सुनो। सर भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था, तो ये हुआ था कि जहाँ पर मुस्लिम जनसंख्या है वो पाकिस्तान वाले एरिया में, और जो हिंदू जनसंख्या है वो भारत वाले हिस्से में। बेरूबाड़ी वाला जो हिस्सा था ये आया भारत के हिस्से में, लेकिन यहाँ की 90% जनसंख्या मुस्लिम थी। तो इसीलिए ये समझौता था कि भाई बेरूबाड़ी वाली जो जगह है ये पूर्वी पाकिस्तान को सौंप दी जाए। तो इसके लिए भारत के संविधान में हुआ था 9वां संविधान संशोधन। ठीक है बच्चों, इसी 9वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया है, इसके तहत आप याद रख लेंगे कि बेरूबाड़ी वाला जो क्षेत्र है ये पाकिस्तान को सौंपा गया। तो इस तरह से लिख लेंगे कि बेरूबाड़ी क्षेत्र पाकिस्तान को दिया। बस इतने से आप इस कॉन्सेप्ट को याद रख लेंगे। तो ये था हमारा 9वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट पे मैं बात कर रहा हूँ बच्चों 10वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1960 में। 10वां संविधान संशोधन 1950 में लागू हुआ था, तो 50 + 10 1960 ऐसे याद रख लेंगे। यानी कि 10वां संविधान संशोधन मुझे इसलिए याद है ये 1960 में हुआ था, क्योंकि मैं 50 में 10 ऐड करके समझता हूँ कि 50 में 10 ऐड करेंगे तो 60 आ जाएगा। इस तरह से क्या कार्य किया गया इसके तहत? दादर एवं नगर हवेली, कौन सी जगह है सर? दादर एवं नगर हवेली, ठीक है। तो दादर एवं जो नगर हवेली थी, पहले इस पर पुर्तगालियों का कब्जा था, ठीक। तो पुर्तगालियों के कब्जे से इसको एक तो हमने यह किया कि सर इसको भारत में शामिल किया, और भारत में शामिल करने के बाद में इसको हमने यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया। तो क्वेश्चन किस तरह से आएगा? क्वेश्चन आएगा दादर एवं नगर हवेली को भारत में कब जोड़ा? 10वें संविधान संशोधन 1960 के तहत। दादर एवं नगर हवेली को एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब मिला था? 10वें संविधान संशोधन 1960 के तहत। क्वेश्चन आएगा दादर एवं नगर हवेली पर किसका कब्जा था? तो पहले इस पर पुर्तगालियों का कब्जा था। ठीक है बच्चों, ऐसे याद रख लेना। यहीं से मैं आपको राज्यों से रिलेटेड और समझेंगे आप। एक आता है हमारा 12वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये हुआ था सर 1962 में। कब हुआ है? 1962। इसके तहत गोवा, दमन व दीव, गोवा, दमन व दीव, इन तीनों को क्या किया गया था? भारत में शामिल करके इसको भी बच्चों यूटी का दर्जा दिया गया। यूटी मतलब है केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए या भारत में शामिल किया गया। इन पर भी किसका कब्जा था? इन पर भी पुर्तगालियों का कब्जा था। पुर्तगाली, दोनों पे पुर्तगालियों का कब्जा था, ऐसा समझ लेना। समझ जाएंगे बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन कैसा आएगा बताइए? गोवा को भारत में कब शामिल किया गया? 12वें संविधान संशोधन 1962 के तहत। दमन व दीव को भारत में कब शामिल किया गया? 12वें संविधान संशोधन 1962 के तहत। गोवा, दमन व दीव को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा, ये इनको भारत में कब शामिल किया गया था? तो 12वें संविधान संशोधन 1962 में। थर्ड पॉइंट जान लेंगे, 13वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये भी 1962 में ही हुआ है। इसके तहत क्या किया गया? नागालैंड को राज्य का दर्जा, नागालैंड को राज्य का दर्जा। यानी कि नागालैंड पहले क्या था? असम का हिस्सा हुआ करता था, बाद में इसको असम से अलग करके एक नया राज्य बना दिया गया। तो क्वेश्चन आ सकता है आपसे कि नागालैंड को भारत में, नागालैंड को एज ए राज्य का दर्जा कब मिला था? 1962। कौन से अधिनियम के तहत? तो 13वें संविधान संशोधन के तहत।
इस तरह से याद रख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, फिर मैं यहीं से एक और पॉइंट समझा देता हूँ आपको। 14वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1963 में, 1963। इसके तहत क्या किया गया था? जो वर्तमान का पुदुचेरी है, उस ज़माने में पौंडीचेरी कहते थे, तो पुदुचेरी या पौंडीचेरी समझ लेना, ठीक है। तो जो पौंडीचेरी है, इसको भी क्या किया गया था? केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया और इसे भारत में शामिल किया गया। तो जो पौंडीचेरी था, इस पर फ्रांसीसियों का कब्जा था पहले, फ्रांसीसी। तो फ्रांसीसियों से पौंडीचेरी को आज़ाद कराया था हमने 1954 से, और 1954 में शामिल तो कर लिया था, लेकिन इसको राज्य का दर्जा नहीं दिया गया था। तो राज्य का दर्जा कब मिला था बच्चों? 14वें संविधान संशोधन 1963 के अनुसार। इस तरह से ये पॉइंट आपको क्या करने हैं? याद रख लेने हैं बच्चों। नए पॉइंट समझते हैं। देखो, 18वां संविधान संशोधन, अभी बीच के जंप कर रहा हूँ, समझो। 18वां संविधान संशोधन कब हुआ था सर? ये 1966 में हुआ है, 1966। इसके तहत क्या किया गया था? जो पंजाब राज्य है बच्चों, तो पंजाब पहले बड़ा संयुक्त राज्य था, इसी पंजाब में चंडीगढ़ था, इसी पंजाब में पंजाब था, इसी राज्य में हरियाणा था। तो 18वें संविधान संशोधन के द्वारा कब, कौन से वर्ष में आया था? 1966 में। इसके तहत ये किया गया, मान लो ये पंजाब है, ठीक है, इसको मान लेते हैं हम पंजाब। तो पंजाब से देखो क्या किया गया, पंजाब से एक तो नया राज्य बनाया था हरियाणा, एक राज्य बनाया चंडीगढ़, ठीक, और एक खुद बना पंजाब। तो याद रखेंगे, क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि बताइए किस संविधान संशोधन के द्वारा पंजाब से पंजाब और हरियाणा, या पंजाब से पंजाब, हरियाणा या चंडीगढ़ राज्यों का गठन कब किया गया था? तो 18वें संविधान संशोधन 1966 में, या इनको राज्यों का दर्जा। और चंडीगढ़ कैसा बना था? यूटी, केंद्र शासित प्रदेश, और ये दोनों की क्या है बच्चों? राजधानी भी है। इस तरह से याद रख लेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट समझो, राज्यों की बात कर रहा हूं तो मैं अभी राज्यों से रिलेटेड आपको और संविधान संशोधन बता देता हूं, और कौन कौन से प्रमुख संविधान संशोधन है। तो प्रमुख संविधान संशोधन में एक आपको मिलेगा 35वां, 35। सर 35वां संविधान जो संशोधन था कब आया था? 1974 में, डेट याद रखेंगे। इसके तहत क्या किया गया है सर? इसके तहत जो सिक्किम है, कौन सा राज्य? जो सिक्किम राज्य है, सिक्किम राज्य को बच्चों सह राज्य का, सह राज्य मतलब पूरा राज्य नहीं, एक तरह से अर्ध राज्य का दर्जा, सह राज्य का दर्जा दिया गया था। इसका मतलब है भारत सरकार ने सिक्किम को भारत में शामिल कर लिया गया, और जब थोड़ा सा अधिकार ऐसे राज्य का, आधे राज्य का अधिकार दे दिया गया। इसको कहते हैं हम कोरिलेटेड स्टेट। हाँ, डीप में अगर आप पढ़ेंगे तो मेरी पॉलिटी वाली जो सीरीज चल रही है आप उसको फॉलो करिए, उसमें मैंने आपको पीसीएस, आरओ, एआरओ, यूपीएसआई के लेवल की पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ मैं, आपको वहाँ पे डिटेल से ये बातें समझ में आएंगी। फिलहाल एज ए फैक्ट के रूप में याद रखेंगे कि 35वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को कैसा राज्य बनाया? सह राज्य बनाया, पूरा राज्य नहीं बनाया, ये पॉइंट याद रख लेना। उसके बाद में हुआ था 36वां संविधान संशोधन। कौन सा? 36वां। ये कब हुआ था सर? सर ये हुआ था 1974 में, सॉरी ये 36वां हो गया था 75 में, ठीक। तो 36वां संविधान संशोधन 1975। अब इसके तहत क्या किया जाता है? इसके तहत सिक्किम को, इसके तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा, पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। कौन से नंबर का राज्य बना था? तो ये 22वां राज्य बना था भारत का। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। तो क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? 35वां संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन का रिलेशन किससे है? तो इन सब का रिलेशन किससे है बच्चों? राज्यों से जनरली। तो मूल रूप से मैंने आपको ये बता दिए हैं राज्यों के बारे में जो पूछे जाते हैं प्रमुख। एक दो राज्य आएगा, मणिपुर, त्रिपुरा वगैरह, वो मैं आपको ऐसे क्वेश्चन में सामने शामिल करूँगा। अब वापस बात करते हैं वहीं से, ठीक। तो ये तो राज्यों के हो गए थे, इसलिए मैंने सबको एक साथ में यहाँ समझा दिया था, इससे याद रखने में आपको आसानी होगी। अब नेक्स्ट सुनिए सर, 15वां संविधान संशोधन पूछा जाता है, वेरी प्रोमिनेंट है। कब आया था? 1963 में, ठीक है बच्चों। तो 15वां संविधान संशोधन 1963 में आया था। इसके तहत क्या कार्य किया गया बच्चों? जो हाई कोर्ट के जज होते हैं ना, हाई कोर्ट के जो बच्चों जज होते हैं, इन हाई कोर्ट के जजों की जो रिटायर की एज है, या रिटायर को लिख दूँ हिंदू में सेवा मुक्ति या सेवानिवृत्ति, सेवा मुक्ति, ठीक। तो इनकी जो सेवानिवृत्ति है, आपका रिटायरमेंट की जो एज है
पहले एज हुआ करती थी 60 वर्ष, लेकिन यहाँ से बढ़ाकर कर दी गई 62 वर्ष कर दी गई। कितना कर दी गई थी? 62 वर्ष। यानी कि क्वेश्चन आ सकता है आपसे, किस संविधान संशोधन के द्वारा हाई कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट की जो एज है वो 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 कर दी गई थी? तो सर ये थी आपकी 15वें संविधान संशोधन आपका 1963 के द्वारा। ठीक है, नया पॉइंट देखते हैं। फिर आया था बच्चों 18वां संविधान संशोधन, जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ राज्यों के रिलेशन में। 18वां कब आया था? 1966 में। क्या सीखा हमने? सर हमने सीखा था कि पंजाब राज्य से क्या किया गया, एक तो हरियाणा बना दिया, एक चंडीगढ़ बना दिया था और एक पंजाब बनाया। तो ये क्रम में इस तरह से भी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्रम में बात करेंगे तो नया अधिनियम आएगा, जो प्रमुख अधिनियम है वो है 21वां संविधान संशोधन। कब आया था सर? 1967 में। वेरी प्रोमिनेंट है, बहुत ज़्यादा खास है, स्टार लगा लो इस पर। ठीक, देखो पहली बात तो ये सब खास हैं, सब पे स्टार ही समझ लीजिए, क्योंकि जितने छोड़ रहा हूँ ना वो आपके काम के नहीं हैं, काम के हैं लेकिन कम पूछे जाते हैं, बहुत 1%, 0% में उनके चांसेस हैं। इन सब के 100% चांसेस होते हैं कि अगर पूछे जाएंगे इन लेवल के एग्जाम्स में, SSC GD MTS टाइप में, तो ये सवाल ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में आया था। इसके तहत क्या किया गया, हमारी जो अनुसूचियाँ हैं, तो बच्चों 8वीं अनुसूची है उसमें एक, क्योंकि पहले 8 थी वर्तमान में 9 हो गई, तो 8वीं जो अनुसूची है, अनुसूची, ठीक, इस 8वीं अनुसूची का संबंध है बच्चों भाषाओं से। किससे रिलेशन है? भाषाओं से संबंधित, भाषाओं से रिलेटेड या संबंधित। एक तो याद रख लेंगे, अगर कोई आपसे पूछे भी 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो आप बोलेंगे सर भाषाओं से। देखो बच्चों, पहले का मतलब है 1950 के टाइम पर, पहले इसमें 14 भाषाएं थीं। कितनी भाषा थी? 14 भाषा थी। ठीक है, ये याद रख लेंगे। अब सुनिए कहानी, जब 21वां संविधान संशोधन हुआ तो इसके तहत एक भाषा को जोड़ दिया गया है। कौन सी भाषा जोड़ी गई थी सर? इसके तहत जोड़ी गई थी सिंधी भाषा। कौन सी भाषा जोड़ी है बच्चों? सिंधी। सिंधी, सिंधी भाषा। और सिंधी भाषा कौन से नंबर की भाषा बनी होगी? तो 14 पहले थी, एक और हो गई है, तो इसका मतलब है ये कौन से नंबर की भाषा बनी? 15वीं। तो इसका मतलब इस तरह से याद रख सकते हैं शॉर्ट में हम, 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। ठीक है, इस तरह से हम पॉइंट याद रख लेंगे। देखो जो अगर बात कर रहा हूँ मैं यहीं अनुसूचियों की, तो मैं यहीं पर समझा देता हूँ। 2 और अमेंडमेंट्स है जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन आएगा आपसे 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब आया था? तो ये आया था 71 वाला 1992 में। कब आया था? 1992 में। ठीक है, इस कहानी को पूरा याद रखने की ट्रिक में समझाता हूँ। देखो सर 21वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब आया था? सर 21वां आया था, ये अभी हमने पढ़ा था 1967 में। ठीक है, क्या किया गया सर? सिंधी को जोड़ा। ठीक है, यहीं का मैं उठा रहा हूँ 7। देखो याद रखने की ट्रिक समझा रहा हूँ। 7 उठाया यहाँ पे, एक भाषा जोड़ी गई थी, एक ले लिया गया। ठीक है, अब वापस बात कर रहा हूँ, तो ये कब? देखो 71वां अमेंडमेंट कब हुआ है? तो ये हुआ था 1992 में। ये डेट तुम्हें याद रखनी पड़ेगी। इसके तहत क्या किया गया है बच्चों? इसके तहत 3 भाषाओं को जोड़ा। कितनी भाषाओं को जोड़ा था? 3 भाषा जोड़ी। कौन कौन सी 3 भाषा जोड़ी गई थी? एक भाषा थी कोंकणी। कौन सी? कोंकणी। एक भाषा को जोड़ा था मणिपुरी। कौन सी भाषा? मणिपुरी। एक कौन सी भाषा को जोड़ा था? नेपाली। ठीक, इस तरह से करके, इसका मतलब है 15 तो ऑलरेडी हो चुकी थी, तो 15 + 3 बराबर, अब उसमें कितनी भाषा हो गई? 18 भाषाएं हो गई होंगी। ठीक है, अब सुनो यहीं से ट्रिक कैसे याद रखेंगे। हमने यहाँ से उठाया था 7, बना 71। अब के मैं उठा रहा हूँ लास्ट के 2 अंक। कौन से? लास्ट के 2 अंक। कौन सा अमेंडमेंट नंबर? 92वां अमेंडमेंट। देखो लास्ट के 2 अंक यहाँ से रिसीव किए हैं। कब की बात है सर? 2003 में। तो 92वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में। इसके तहत 4 भाषाएं। इसके तहत कितनी भाषाएं? 4 भाषाएं। देखो 2 में 1 जोड़ा 3 बना, 3 में 1 जोड़ा 4 बना। ठीक है, तो 2003 में 4 भाषाएं जोड़ी गई। कितनी भाषाएं? 4। कौन कौन सी भाषाएं थी वो? तो देखो इनमें एक भाषा थी बोडो। कौन सी भाषा थी सर? एक भाषा बोडो थी। सर एक भाषा इसमें संथाली थी, संथाली। एक भाषा इसमें थी मैथिली।
मैथिली। एक इसमें भाषा थी डोंगरी, डोंगरी। तो ये 4 भाषाएं जोड़ी गई। तो बड़ों को थाली में रखकर मैथिली खिलाओ। मैथिली मतलब मेथी, ठीक है, कुछ भी याद रखना। फिलहाल ये है कि आपने इस तरह से 4 भाषाएं ये हो गई। तो अब आप पाएंगे सर 8वीं जो अनुसूची है उसमें पहले कितना थी, 14 भाषाएं, लेकिन 18 4 22, इसका मतलब वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, तो वर्तमान में सर 22 भाषाएं हैं, ठीक है, याद रख लेंगे, ये पॉइंट था। तो आपको याद आया ये मैंने क्रम किस लिए समझाया। यहाँ से एक और अनुसूची से रिलेटेड क्वेश्चन आता है यहीं पर ही, उसको भी आपको मैं नोट करके समझा देता हूँ। देखो सर, एक अमेंडमेंट हुआ था 96, कब हुआ था सर, ये हुआ था 2011 में, ठीक है, 2011 में। इसके तहत क्या कार्य किया गया है, इसके तहत 8वीं अनुसूची में बच्चों पहले जब 14 भाषाएं थी तो उनमें एक उड़ीसा राज्य की भाषा था, लेकिन उसका नाम था उड़िया। क्या नाम था, उड़िया या उड़िया। तो उसका नाम बदलकर जोड़ा गया था उड़िया या ओडिया। तो पहले क्या था सर, जो उड़िया भाषा, ठीक है, का नाम परिवर्तन करके उड़िया या फिर ओडिया कर दिया गया, ऐसे याद रख लेंगे। आई होप आपको ये पॉइंट भी याद रहेगा। तो 8वीं अनुसूची से रिलेटेड जो भाषाओं के कॉन्सेप्ट है ये सारे हो जाते हैं यहाँ पे पूरे, ठीक। लेकिन हमारा क्रम में अमेंडमेंट कौन सा चल रहा था सर, क्रम में हम बात करेंगे तो 21 हमने देखा, ठीक है बच्चों, 21। अब 21 के बाद में जो नया अमेंडमेंट आया बच्चों हमारे पास में, तो वो आएगा आपका 24, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ था, तो ये हुआ था 1971। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 1971 के टाइम पे क्या क्या कार्य किए गए हैं, तो देखो बच्चों 1971 में इसमें यह कार्य किया गया, जो भारत की संसद होती है ना, पार्लियामेंट, तो संसद को अधिकार दिया गया, इसको पावर दी गई, शक्ति। क्या शक्ति दे दी गई कि भारत की संसद संविधान के किसी भी भाग का मतलब है, एक भाग है बड़ा खास है जिसका नाम है मूल अधिकार। मूल अधिकार भाग नंबर 3 है ये। कौन सा भाग है, भाग 3। भाग 3 में भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार दिए गए हैं। तो ऐसा माना जाता था कि भाई मूल अधिकारों में संसद परिवर्तन नहीं कर सकती, क्योंकि मूल अधिकार संसद के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। तो 24वें संविधान संशोधन में संसद की पावर को स्पष्ट करते हुए कहा गया कि भारत की संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। तो किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। आई होप यहाँ से ये पॉइंट आप याद रख लेंगे। उसके बाद में एक केस आया था, बेरुवाड़ी वाला केस 1973 में। उसमें ये कहा गया संशोधन तो कर सकती है संसद, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को छोड़कर। तो ये हमारा अलग केस का स्टेटमेंट्स है, ये भी पॉइंट हमें याद रखना है। आई होप आपको एक पॉइंट समझ में आया होगा बच्चों, ठीक। चलिए इसी क्रम में और अगर मैं बात करूं प्रमुख आपका अमेंडमेंट्स में, तो फिर नया जो प्रमुख अमेंडमेंट्स आता है, तो वो हमसे जो प्रमुख अमेंडमेंट पूछेगा तो 35। कौन सा पूछेगा, 35 का जो संविधान संशोधन था ये कब आया था, तो ये आया था बच्चों 1974 में। कब आया था, 1974 में। क्रम की बात है, अभी पढ़ा था ना हमने। इसके तहत क्या किया गया था सर, इसके तहत हमने पढ़ा था सर, सिक्किम को क्या बनाया था, सहराज्य। फिर कौन सा अमेंडमेंट आया था, 36वां। कब आया था, 1975 में। इस बार हमने क्या किया, हमने सर ये किया था कि जो सिक्किम राज्य था इसको पूर्ण राज्य का दर्जा। कौन सा राज्य बना था, 22वां। तो एक क्रम से यहाँ पे हमने समझ ली, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट अगर प्रमुख उसकी बात करूँ संविधान संशोधन की, तो सबसे प्रमुख जो आता है, इस पर आप चाहो तो जितने चाहो उतने स्टार लगा लो, और ये है बच्चों 42वां संविधान संशोधन। लो, इसका नाम भी मैंने हिंदी में लिखा पूरा, ठीक है। कब आया था सर ये, सर ये आया था 1976 में। कब आया था, 1976 में। इसका मतलब है कि सर 42वां संविधान संशोधन आया था 1976। अब ये जो संविधान संशोधन है बच्चों, इसको जाना जाता है, नोन एस का मतलब है इसे जाना जाता है, 42वें संविधान संशोधन को किस नाम से सर, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, या हिंदी में कहेंगे तो लघु संविधान। लघु
छोटा संविधान। तो छोटा संविधान कहते हैं 42वें संविधान संशोधन को, सबसे प्रमुख संविधान संशोधनों में से ये एक है। इसके तहत क्या क्या कार्य किए गए हैं, देखो बच्चों बहुत सारे कार्य किए गए हैं। तो सबसे पहले मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। नंबर 1 है प्रिएम्बल, हिंदी में कहते हैं प्रस्तावना। तो इस प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े। तो प्रश्न आएगा कि प्रस्तावना में संशोधन कब हुआ था पहली बार, तो आप बोलेंगे 19 पहली बार हुआ है, फर्स्ट एंड लास्ट। ये जो अमेंडमेंट हुआ था फर्स्ट टाइम हुआ है। कौन सा हुआ था, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। क्या क्या कार्य किए गए हैं, तो देखो इसके तहत ये किए गए सर, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े थे। वो 3 शब्द कौन कौन से जोड़े गए, उन शब्दों को हम देखते हैं बच्चों। इसमें एक शब्द तो जोड़ा था समाजवादी, सोशलिस्ट, ठीक है। दूसरा शब्द इसमें जोड़ा था पंथ निरपेक्ष। कभी कभी शब्द की जगह पर लिखा होता है धर्मनिरपेक्ष। और ये जो शब्द है ना, दोनों शब्द, ये हमारी जो प्रस्तावना है उसके प्रथम पैराग्राफ में जोड़े गए थे। जो तीसरा शब्द जोड़ा था वो शब्द था बच्चों अखंडता। कौन सा शब्द जोड़ा था, अखंडता। और ये कौन से पैराग्राफ में, 6ठे पैराग्राफ में जोड़ा था। तो एक तो आपने पाया कि 42वें संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, इसके तहत प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। और आज तक प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ है, 1942 में, ठीक। 1976 में कौन से नंबर का, 42वां। और क्या किया गया था, 3 शब्दों को जोड़ा था, वो तीनों शब्द ये हैं। नेक्स्ट, दूसरा परिवर्तन यदि इसी क्रम में मैं बात करूं तो इस क्रम में हमारा जो आ जाएगा वो आएगा आपका डीपीएसपी का, यानी कि दूसरा प्रमुख प्रावधान, सेकंड। अभी यही चल रहा है हमारा 42वां संविधान संशोधन। डीपीएसपी हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक। देखो हिंदी में कहते हैं हम राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत या तत्व, राज्य की नीति के निदेशक तत्व या सिद्धांत, ये तत्व आपको याद रखना है। अब ये हमारा भाग नंबर 4 है। वैसे तो इसमें क्या कार्य किए गए हैं भाग नंबर 4 में, तो देखो बच्चों इस भाग नंबर 4 में आपको ये समझा रहा हूँ सर डीपीएसपी में क्या कार्य किए गए। जैसे आपने पढ़ लिया कि प्रस्तावना में तो सर 3 शब्द जोड़े, उसी तरह से ये डीपीएसपी जो भाग हमारा 4 है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक किया गया है, तो इस वाले भाग में क्या क्या चीज़ें ऐड की गई हैं वो देखो बच्चों। तो पॉइंट नंबर 1, एक आर्टिकल है 39, इस 39 में बच्चों कै पार्ट को जोड़ा, एक तो ये जोड़ा था। इसमें है क्या 39 में, तो इसमें लिखा गया है समान न्याय। समान न्याय का मतलब है प्रत्येक व्यक्ति को क्या मिलेगा, इक्वल तो न्याय मिलेगा, ठीक है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। और निशुल्क मतलब मुफ्त में, निशुल्क विधिक सहायता। इसका क्या मतलब है, विधिक मतलब कानूनी सहायता। मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास में एफआईआर या रिपोर्ट कराने के भी पैसे नहीं है और चौकी का हवल, मान लीजिए कोई दरोगा या कोई भी कांस्टेबल है, वो उससे पैसे मांगता है, तब वो आर्टिकल 39A के तहत उस पर केस कर सकता है, क्योंकि समान न्याय और निःशुल्क शिक्षा के अधिकार की बात की गई है। लेकिन डीपीएसपी को चैलेंज नहीं किया जा सकता, इसीलिए ये जो है बच्चों राज्य के ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल आपको ये पॉइंट बस इस तरह से याद रख लो। क्वेश्चन यदि ये आ जाए कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता या कानूनी सहायता का उल्लेख आर्टिकल 39 के ए में कब शामिल किया गया, तो आप बोलेंगे 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। एक पॉइंट तो ये किया गया। दूसरा कार्य इसी में कब क्या कार्य किया गया, ये अभी भी बता रहा हूँ 42वें में डीपीएसपी में क्या शामिल किया गया। तो एक आर्टिकल है 48, तो इस 48 में भी बच्चों कै पार्ट को जोड़ा गया या ए को जोड़ा, ठीक है। और इसमें क्या प्रावधान है, तो इसमें अगर हम पढ़ेंगे भाई इसमें क्या प्रावधान है, तो इसमें है पर्यावरण का संरक्षण, तो पर्यावरण का संरक्षण एक पॉइंट। दूसरा, तथा वन्य जीव मतलब जंगली जानवर, वन्य जीवों की रक्षा।
ये करना क्या, इस मतलब ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसको दी गई थी, राज्यों को दी गई थी। तो जर्नली आपने पाया तो आर्टिकल 48 का के और 39 का जो के है ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए थे। ठीक, एक और पॉइंट पढ़ेंगे यहीं से हम। देखो बच्चों, अब ये तो हो गई थी यहाँ की मूल बातें। इसके अलावा और क्या कार्य किए गए हैं इसी में, अभी कौन सा चल रहा है सर, अभी भी हम पढ़ रहे हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 वाला ही। ठीक है, तो इसमें और कार्य यह किया गया, देखो संविधान में एक भाग जोड़ा गया, नया भाग जोड़ा। तो याद रखेंगे, भाग 4 का के जोड़ा, जिसका प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 51 के का। तो इसका मतलब अगर आपसे सवाल यह आ जाए कि बताओ भारतीय संविधान में भाग 4 का कै कब जोड़ा गया है, तो आप बोलेंगे 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान में भाग 4 के कै को जोड़ा गया है, और या फिर ये कह दीजिए अनुच्छेद 51 के कै को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में। आई होप ये समझ में आया होगा। अब इस भाग में है क्या, तो इस भाग में है बच्चों फंडामेंटल ड्यूटीज़, और हिंदी में इसको बोलते हैं हम मूल कर्तव्य, यह कई बार शब्द आता है मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक भी आ सकता है, मौलिक कर्तव्य। तो क्वेश्चन यदि आ जाए कि बताइए भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, तो आप बोलेंगे 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। अब ये जो भाग है, कौन सा भाग बच्चों, फंडामेंटल ड्यूटीज़ वाला, इस भाग को जोड़ने के लिए एक समिति ने सिफारिश की थी। तो क्वेश्चन आता है किस समिति की सिफारिश पर, तो किस समिति की सिफारिश पर, अगर इसकी सिफारिश पूछी जाए, सिफारिश, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा। यानी कि आपने पाया, देखो अगर आपको ये नहीं मालूम फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती हैं, अगर आपको इतना डेटा नहीं है तो फिर आप जाके पॉलिटी की डिटेल वाली वीडियोस देखिए। हाँ, बेसिक बात पता है तो केवल मैं संशोधन समझा रहा हूँ। तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान में एक नया भाग जोड़ा, भाग 4 का कै, जिसमें क्या दिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्य। तो भाग 4 कह दीजिए, मौलिक कर्तव्य कह दीजिए, इन सबको जोड़ा गया था भारत के संविधान में। और अभी 42वें संविधान संशोधन में और क्या क्या कार्य किए गए, अभी भी कौन सा चल रहा है, 42वां संविधान संशोधन 1976। देखो इसके तहत और कार्य अगर हम देखें तो एक कहानी सुनिए ध्यान से, इसको मैं बहुत ही डिटेल से समझा रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है। एक कार्य तो ये किया गया, ये आर का मतलब समझ लेना राष्ट्रपति, ठीक है, ये मैं लिखता हूँ, चलिए राष्ट्रपति। देखो तो राष्ट्रपति को कैबिनेट, ये लिख लेना मंत्रिपरिषद, अगर नहीं समझ में आए तो कैबिनेट की सलाह के लिए बाध्य किया गया। इसका मतलब समझो पहले। ऐसा ये है कि मान लो भाई राष्ट्रपति कोई कार्य करना चाहता है, कोई कानून को पास करना चाहता है, किसी भी काम को राष्ट्रपति करना चाहता है, तो राष्ट्रपति से कहा गया है कि राष्ट्रपति को कैबिनेट से क्या करनी पड़ेगी, सलाह लेनी होगी, और ये सलाह लेना अनिवार्य है। बाध्य का मतलब है अनिवार्य है। इसका मतलब है कि बिना कैबिनेट की सलाह के, बिना कैबिनेट की सलाह के राष्ट्रपति कोई निर्णय नहीं ले सकता। कुछ निर्णय हैं जो उसकी विवेक की शक्ति पर आधारित होते हैं, वो हम अलग की बात करेंगे, वो डिटेल में हो जाएगी। फिलहाल आप ऐसे समझो कि किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कैबिनेट या मंत्रिपरिषद की सलाह लेना अनिवार्य या बाध्यकारी कर दिया गया था, अर्थात कि मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना राष्ट्रपति कोई कार्य नहीं करेगा, ऐसा कहा गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, ये पॉइंट याद रख लेना। और यदि 42वें संविधान संशोधन में अगर मैं आपको और अन्य तत्व बताऊं तो एक और प्रोमिनेंट आता है, और वो मुख्यतः आपको जो वनडे एग्जाम्स आएंगे तो उसमें लास्ट पॉइंट यही पूछा जा सकता है, मतलब लास्ट में 42वें से रिलेटेड, जबकि 42वां तो बहुत बड़ा है। तो मैं इसका एक फैक्ट और समझा देता हूँ, सुनो। हमारे संविधान में बच्चों एक 7वीं जो अनुसूची है, कौन सी अनुसूची, 7वीं अनुसूची। इस अनुसूची का जो संबंध है ना, रिलेशन है, तो इस 7वीं अनुसूची का संबंध है सूचियों से, 3 सूची, ठीक, 3 सूची।
वो 3 सूची कौन कौन सी है सुनो। एक तो है संघ सूची, एक है राज्य सूची, एक है समवर्ती सूची। चलिए तो मुझे पहले तो ये बताओ 7वीं अनुसूची का रिलेशन किससे? 3 सूचियों से है। कौन कौन सी सूचियां हैं? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। कोई आपसे पूछे संघ सूची क्या है, राज्य सूची क्या है, ये समवर्ती सूची क्या है, तो आप कहेंगे संघ सूची वह एक लिस्ट है, एक लिस्ट है। ठीक, पहले इस लिस्ट में 97 विषय थे, बाद में 3 और जोड़ दिए गए, कितने विषय हो गए? 100 हो गए, ऐसा समझ लो। ठीक, राज्य सूची में पहले कितने विषय थे? तो आप बोलेंगे सर इस सूची के अंदर पहले 66 विषय थे। कितने विषय थे? 66। 5 विषय माइनस कर दिए गए, कितने बच गए हैं? 61। समवर्ती सूची में पहले कितने विषय थे? तो आप बोलेंगे सर इसके अंदर 47 विषय थे, 5 और नए जोड़ दिए गए हैं, कितने हो गए हैं सर? 52 हो गए हैं। ये 5 यहाँ से घटाकर यहाँ पहुँचा दिए गए, यानी कि संघ सूची में राज्य सूची के जो 5 विषय घटाकर कहाँ भेज दिए? समवर्ती सूची में। तो ये यहाँ से जो ट्रांसफ़र किए गए हैं तो ये ही किए गए हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। अब ये 5 विषय कौन से हैं? तो देखो बच्चों, उन 5 विषयों का आपसे कई बार नाम पूछ लिया जाता है, सर वो विषय कौन कौन से हैं, तो ध्यान से सुनो। एक विषय तो है शिक्षा, सवाल बहुत बार पूछा जाता, वेरी प्रोमिनेंट है। KVS हो, सुपर टेट, सीटेट में तो इतनी बार पूछा गया आप सोच नहीं सकते। क्या क्वेश्चन आता है आपसे कि शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय था। कौन सी सूची का विषय था? राज्य सूची का विषय था। वर्तमान में किस सूची का विषय है? तो वर्तमान में समवर्ती का। पहले शिक्षा राज्य सूची का विषय था, वर्तमान में समवर्ती सूची में इसको ट्रांसफर या स्थानांतरित कर दिया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो आप बोलेंगे 42वें संविधान संशोधन 1976 में। ठीक, तो एक तो शिक्षा विषय था, ये ट्रांसफर हो गया, समवर्ती में चला गया। दूसरा विषय था वन, फॉरेस्ट। तीसरा विषय था बच्चों जो वन के अंदर जीव होते हैं, तो जंगली जानवर या पक्षी, तो वन्य जीव, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण। ठीक, एक पॉइंट ये याद रख लेना आप। उसके बाद में नंबर 4 जो पॉइंट है ये वेरी वेरी प्रोमिनेंट है। नंबर 4 पे आता है हमारा नापतोल और न्याय प्रशासन। नापतोल व न्याय प्रशासन, तो ये भी बड़ा खास पॉइंट है। नंबर 5वां जो आता है बच्चों, तो वो आता है न्याय, आपका जो कोर्ट होते हैं उनका गठन, न्यायालयों, कई बार आप मंगल दिवस वगैरह ऐसे सुनते होंगे, तो न्यायालयों का गठन। तो ये 5 विषय थे, ये 5 विषय पहले राज्य सूची के विषय थे, बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इनको कहाँ पर ट्रांसफर कर दिया गया? समवर्ती सूची में। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा। तो ये हो गया इस तरह से 42वां संविधान संशोधन। इतने सारे प्रावधान आपने देखे, इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है बच्चों? इसे कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। एक पॉइंट और है, उसको भी चलिए मैं लिखा देता हूँ, बहुत ही स्मॉल है। वो ये है कि जो लोकसभा होती है और राज्यों में जो विधानसभाएँ होती हैं, विधानसभा, लोकसभा के सदस्यों को MP आपको याद होगा, इनके सदस्यों को हम MLA कहते हैं। तो आपको ये पता है ना कि लोकसभा या विधानसभा का जो कार्यकाल होता है या इनकी अवधि होती है, इन दोनों की अवधि 5 वर्ष होती है। तो इसकी अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था, कर दिया गया। यानी कि देखो, इसका मतलब है लोकसभा का जो कार्यकाल 5 वर्ष होता है ना, तो 42वें संविधान संशोधन में कितना कर दिया गया था? 5 से बढ़ाकर सर 6 वर्ष कर दिया गया था। ये भी प्रावधान याद रख लेना, ठीक है। अब बात करेंगे नया पॉइंट पे एंड नेक्स्ट पॉइंट। देखो जो आता है हमारे पास में, इससे नया और प्रमुख जो आपका अधिनियम पूछा जाता है, तो वो अधिनियम है 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 44वां संविधान संशोधन। किस वर्ष पारित हुआ था? याद रखें 1978। वेरी वेरी प्रोमिनेंट है, बहुत बार सवाल आते हैं। यहाँ के अगर प्रावधानों की बात करेंगे तो पहला पॉइंट ऐसे याद रख लो, जो अभी मैंने आपको लोकसभा जो विधानसभा समझा रहा था, विधानसभा, इनकी जो अवधि है, इस अवधि को 6 से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। यानी कि 42 में बढ़ाई, 44 में घटा दिया वापस। एक भी पॉइंट और ऐसे भी आता है, देखो ये बड़े लेवल में आता है, MTS वगैरह में तो शायद नहीं आएगा। क्वेश्चन ये आता है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा आपत्तिजनक चीज़ों को जो शामिल किया गया था उनको हटाने के लिए, संविधान से उनको निकालने के लिए कौन सा संविधान संशोधन लाया गया था?
तो 43 और 44 लाए गए थे, 43 एंड 44। तो जनरली 44 में वही कार्य किया जा रहा है कि जो गलत चीज़ें उसमें शामिल कर दी गई थी 42वें के माध्यम से, उन सबको हटाकर सही करके किससे किया गया था, 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। एक सवाल ये आता है कि देखो, जब 44वां संविधान संशोधन लाया था तो कौन सी सरकार लाई थी, तो जनता जनता पार्टी की सरकार थी। किसकी पार्टी थी, जनता पार्टी, और प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई के शासनकाल में आया था 44वां संविधान संशोधन 1978, और इसके तहत लोकसभा या विधानसभा के कार्यकाल की समय सीमा जो बढ़ा दी गई थी 42 में, उसको घटाकर वापस कितना कर दिया गया, 5 वर्ष। आई होप याद रह जाएगा। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट यहाँ से ये इस तरह से याद रख लेंगे, एक फंडामेंटल राइट्स है। पहले सुनो, फंडामेंटल ऐसा मान लो सर भाग 3, कौन सा भाग, मैं समझाता हूँ नेक्स्ट पेज पे। देखो बच्चों, हमारे संविधान का एक भाग है, भाग नंबर 3, क्या नाम है, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, ठीक। हिंदी में कहते हैं इसको हम मूल अधिकार। इसे सुनो ध्यान से, ठीक है। तो मूल अधिकार का प्रावधान है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था मूल अधिकार भारतीय जनता के लिए दी गई सबसे खास चीज़ें हैं ये पूरे संविधान में, ठीक है। अब एक कहानी सुनो, कहानी ये है, एक और भाग है, भाग नंबर 18, उसमें है आपातकाल या इमरजेंसी। तो मैं कह रहा हूँ सुनो ध्यान से, आपातकाल के दौरान, आपातकाल के दौरान सभी मूल अधिकार, सभी मूल अधिकार निलंबित, निलंबित का मतलब है खारिज, निलंबित हो सकते हैं, हो सकते हैं मतलब किए जा सकते हैं, हो सकते हैं, हो सकते हैं, ऐसे नहीं खुद से हो जाए, हो सकते हैं, सिवाय आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर, ठीक है। तो ये जो प्रावधान है 20 और 21 को छोड़कर, यानी कि उन्होंने कहा भी, मतलब ऐसा मान लो ये को छोड़कर, एक तरह से ऐसा समझेंगे कि सर 44वां संविधान संशोधन आया था 1978, तो इसमें उन्होंने यह कहा कि सर आर्टिकल जो 20 है और आर्टिकल जो 21 है ये आपात में भी निलंबित नहीं होंगे। तो ये प्रावधान जोड़ा था एक तरह से, कौन से में, 44वें संविधान संशोधन 1978 में। आई होप आपको याद रख लेंगे यहाँ से। तो ये जो पॉइंट मैंने आपको लिखाया है कि इस तरह से कि भाग जो 3 है उसमें फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकारों का उल्लेख है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। तो आपातकाल यदि इंडिया में लगेगा तो सभी मूल अधिकार निलंबित हो सकते हैं, किए जा सकते हैं, लेकिन किसको छोड़कर, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। और ये प्रावधान कब किया गया था सर, ये प्रावधान किया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। एक कार्य तो यह किया गया फंडामेंटल राइट्स में। दूसरा सुनो, मूल संविधान किसको कहते हैं, 1950 में जो संविधान बना था, मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे, 7 मूल अधिकार थे। कितने मूल अधिकार थे, 7 थे, ठीक है बच्चों। 7 मूल अधिकारों में जैसे एक मूल अधिकार था संपत्ति का मूल अधिकार, एक स्वतंत्रता का मूल अधिकार, ठीक, एक समानता का अधिकार, धर्म का स्वतंत्रता का अधिकार, इस तरह से 7 कुल मूल अधिकार थे। तो 7 मूल अधिकार थे। तो इन्हीं 7 मूल अधिकारों में से एक मूल अधिकार है जिसका नाम है संपत्ति का मूल अधिकार। चलिए, तो उनमें का एक मूल अधिकार है संपत्ति का मूल अधिकार, ठीक है बच्चों। तो संपत्ति का जो ये मूल अधिकार था, तो इसे फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार, तो इसे मूल अधिकारों की सूची से हटाकर, इसका मतलब है इसे क्या कर दिया, मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया, इसे हटाकर भाग 12, भाग ये रोमन में लिखा है 12, भाग 12 के आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 300 के का में जोड़ा,
कौन से अमेंडमेंट के माध्यम से कार्य किया गया? तो ये कार्य किया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। तो आपको ये पॉइंट इस तरह से याद रखेंगे कि सर मूल अधिकारों में जो सातवां मूल मतलब मूल अधिकारों में मूल संविधान में कितने मूल अधिकार थे? 7 मूल अधिकार थे, ठीक है। तो इन 7 मूल अधिकारों में से एक मूल अधिकार कम कर दिया गया, कौन सा? संपत्ति का मूल अधिकार। तो वर्तमान में मूल अधिकार कितने रह गए? 6। तो 7वां मूल अधिकार संपत्ति का मूल अधिकार था, इसे मूल अधिकारों की सूची से हटाकर भाग 12 के अनुच्छेद 300 के काम में जोड़ दिया गया। कौन से अमेंडमेंट के माध्यम से? 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से। इस तरह से आप इस पॉइंट को याद रखें और ये वेरी वेरी प्रोमिनेंट है। अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहें तो शॉर्ट में इस तरह से लिख लेना, जैसे सर 44वां संविधान संशोधन लिखा था आपने, कब आया था? 1978। तो इसके पॉइंट इस तरह से लिख लेना, पॉइंट नंबर 1 करके कि संपत्ति का फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार, इसको क्या कर दिया गया बच्चों? शिफ्ट कर दिया गया। कहाँ शिफ्ट कर दिया गया? भाग 12 के आर्टिकल 300 के काम में। इस तरह से ये पॉइंट लिख लेना, बस इतना ही। आई होप ये पॉइंट याद रहेगा, ठीक है बच्चों। तो ये वेरी वेरी आपका प्रोमिनेंट पॉइंट था। एक और पॉइंट समझिए हैं इसी आपातकाल से रिलेटेड। देखो बच्चों, ऐसा समझेंगे सर हमारे संविधान का एक भाग है, भाग 18, भाग का नाम है आपातकाल, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 352 से 360 के बीच में है, ठीक है। सुनो सर, यहाँ पे प्रावधान है आपातकाल का। एक आर्टिकल है हमारे पास में 352। इस 300 जो 52 आर्टिकल है, इसमें है बच्चों राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात, ठीक। और राष्ट्रीय आपात में 3 तरह से आपात लगता है। कितने तरह से? तो राष्ट्रीय आपात 3 तरह से लगता है। एक अब तो लगता है बच्चों युद्ध, अगर हमारे देश का किसी देश से युद्ध हो जाए तो हमारे देश में क्या लग जाएगा? राष्ट्रीय आपात लगेगा। या फिर आपका बाह्य आक्रमण, ठीक। बाह्य आक्रमण का मतलब है कि हमें ऐसी आशंका है भी कोई हम पे अटैक करने वाला है, तो ऐसी अगर कंडीशन आ जाए तब भी राष्ट्रीय आपात लगता है। और एक तीसरा जो प्रावधान पॉइंट है तो वह है आंतरिक अशांति। क्या शब्द है? आंतरिक अशांति। सुनो, अगर आपसे कोई पूछे भाग 18 कौन, जो भाग 18 इसका क्या नाम है, तो आप बोलेंगे सर भाग 18 का नाम है आपातकाल। कहाँ से कहाँ तक है संविधान में? 352 से 360 तक, ठीक है बच्चों। कहाँ से लिया था? जर्मनी से लिया था ये। दूसरा पॉइंट समझ लेंगे सर, हमारे इसमें एक अनुच्छेद है 352, इसमें उल्लेख है राष्ट्रीय आपात का, नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी 3 कंडीशन में लगाई जा सकती है, या तो युद्ध के कारण, बाह्य आक्रमण के कारण और आंतरिक अशांति, ठीक है बच्चों। तो अब ये जो शब्द देख रहे हैं ना, आंतरिक अशांति जो शब्द है, तो अब समझो यहाँ से, तो 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से, कौन से वर्ष में? 1978 में। इसके माध्यम से ये जो शब्द है ना आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति, इस शब्द को हटाकर इसकी जगह पर सैन्य विद्रोह, या ये शब्द ना आए तो बच्चों सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया, शब्द जोड़ा। तो ये प्रावधान है यहाँ का। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है आपसे? तो प्रश्न ये आ सकता है डायरेक्टली, देखो ये पूरी कहानी इस तरह से समझाइए क्योंकि आपको ये शब्द कहाँ से समझ में आया। तो भाई आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह या सैन्य विद्रोह जो शब्द है ये कब जोड़ा गया था? तो आप बोलेंगे 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। इस तरह से ये हो गया हमारा कौन सा अमेंडमेंट? 44 अमेंडमेंट का एक और प्रावधान है, बहुत ही कम पूछा जाता है, लेकिन पूछा जाता है अच्छे पेपर में तो हमेशा पूछा जाता है, इसलिए मैं ये भी नोट करके लिखा देता हूँ। सुनो, आपने इसके लिए आपको 2 प्रावधान समझने होंगे। एक तो 42वां संविधान संशोधन समझो, कब हुआ था? आप बताएंगे 1976 में हुआ था, ठीक है। चलो, इसके तहत एक कार्य यह किया गया कि राष्ट्रपति जो कार्य करेगा, तो वो जो कार्य करेगा किसकी सलाह पर? मंत्री परिषद की सलाह पर, ठीक है। ये कार्य ये कहाँ किया गया था? 42वें में। और इस सलाह को क्या बना दिया गया था? सलाह को कर दिया गया था अनिवार्य या बाध्यकारी, अनिवार्य या फिर बाध्य,
मतलब सलाह लेनी ही लेनी है राष्ट्रपति को, ठीक है, ये प्रावधान किया गया था। फिर आया सर कौन सा, 44वां संविधान संशोधन। ये कब आया था, 1978। तो इसमें यह प्रावधान किया गया कि ये जो सलाह लेगा ना राष्ट्रपति, तो इस सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो मंत्रिपरिषद की सलाह को कितनी बार, एक बार पुनर्विचार के लिए, पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता, लेकिन पुनर्विचार के बाद सलाह को मानना बाध्यकारी। चलो ये डेटा लिख तो दिया, आप समझो। सर कहानी ये है, उदाहरण आपको मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। बच्चों ऐसा मान लो कि भाई बाबरी मस्जिद का जब केस आया था, या 3 तलाक वाला मैटर मान लीजिए, कोई संविधान ऐसा मान लो कोई बहुत ही सेंसिटिव मैटर है, तो सेंसिटिव मैटर्स में हम मान लेते हैं भाई 3 तलाक का मैटर है। तो 3 तलाक का मामला जब राष्ट्रपति के पास आया, तो राष्ट्रपति को उसे पास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उस पर क्या निर्णय लेना चाहिए। तो राष्ट्रपति ने इसको लेकर सलाह मांगी। या मान लो कोई ऐसा मतलब किसी व्यक्ति को फांसी की सज़ा सुना दी गई, ठीक है, और आपको पता होगा अनुच्छेद 72 के तहत हम राष्ट्रपति से क्या कर सकते हैं, क्षमा याचिका दायर कर सकते हैं, और राष्ट्रपति को क्षमा करने का अधिकार है। तुमको फांसी की सज़ा सुनी हुई है और आपने क्या कर रखा है, राष्ट्रपति के पास में एक याचिका दे रखी है, ठीक है। अब इस याचिका पर राष्ट्रपति क्या निर्णय ले, क्या आपकी फांसी की सज़ा को टाल दे, सज़ा कम कर दे, या एकदम बाइज्जत बरी करा दे। तो इसके लिए राष्ट्रपति ने मांगी सलाह, किससे, मंत्रिपरिषद से। तो 42वें में तो ये कहा था कि सलाह लेनी ही पड़ेगी। तो साहब राष्ट्रपति ने सलाह मांगी, बताओ इस केस में क्या करना चाहिए। तो मंत्रिपरिषद ने कहा कि उसकी फांसी की सज़ा को 20 साल की, मतलब फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदल दो। सलाह आ गई, ठीक। अब जो 44 अमेंडमेंट हुआ, 44वां संविधान संशोधन, तो इसमें यह प्रावधान कर दिया गया कि जो सलाह आई है, इस सलाह को एक बार वापस भेज सकता है। यार एक बार देख लो सोच समझ के, क्या सच में ये निर्णय लेना चाह रहे हो आप, मान लो। तो जो सलाह आई थी इसको वापस भेज सकता है 44 के तहत। अब वो वापस जो भी निर्णय भेजें, मान लो कि मंत्रिपरिषद ने फिर से इस बार ये कहा कि हमने जो कहा है यही आपको मानना है, तो उसे वही मानना पड़ेगा। या अगली बार की सलाह जब वापस पुनर्विचार की गई, तो मंत्रिपरिषद ने उस पर पुनः विचार किया, और विचार कर पाया यार उम्र क्या ज़्यादा हो रही है, काम करो कम कर देते हैं, 10 साल कर देते हैं। तो जो वापस भी जो सलाह वापस आएगी, कैसी भी वापस जो भी निर्णय आएगा, उसको मानना ही पड़ेगा राष्ट्रपति को। तो ये है हमारा 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। नेक्स्ट, उसके बाद में नया हमारे पास में संविधान जो संशोधन है बच्चों, वो है हम ये प्रमुख चलने के बल। तो अगला जो प्रमुख में आएगा 42वां संविधान संशोधन। कब आया था, 1985 को, ठीक है। इसके तहत क्या किया गया, भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची जोड़ी भारत के संविधान में, और इस 10वीं अनुसूची का संबंध अगर आपसे पूछे किससे है, तो इसका संबंध है दल बदल से रिलेटेड, दल बदल कानून, ठीक। चलो, तो ये हो गया हमारा 52वां संविधान संशोधन। इसके बाद में प्रमुख संविधान संशोधन में अगर हम बात करेंगे, तो फिर प्रमुख संविधान संशोधन में आया था 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये कब आया था सर, 61वां। तो ये 1989 में आया था। इसमें क्या कार्य किया गया है सर, इसके माध्यम से ये किया गया है, जो वोटर होंगे ना विधानसभा या लोकसभा वगैरह के, जो आप वोटर जो मतदाता होते हैं वोट डालने के लिए, इनकी जो एज आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दी गई, 18 वर्ष। तो ये यहाँ का प्रावधान है। फिर उसके बाद में दूसरा जो प्रमुख प्रावधानों में अगर हम देखेंगे, तो एक 65वां संविधान भी पूछा जाता है। तो 65वां जो संविधान संशोधन हुआ था बच्चों, तो ये आया था, पहली बात तो कब आया था, 1990 में आया है, 90 में आया था। इस संविधान संशोधन के माध्यम से यह किया गया, जो आपका शेड्यूल कास्ट होती है, कौन सा, शेड्यूल कास्ट तथा शेड्यूल ट्राइब्स, हिंदी में कहेंगे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति। तो
तो इन दोनों के लिए संयुक्त आयोग का गठन, संयुक्त आयोग का गठन और आर्टिकल 338 में। तो वापस समझ लेना, तो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट ये है कि बताइए एससी मतलब है अनुसूचित जाति, एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति। तो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए एक संयुक्त आयोग, दोनों के लिए एक ही आयोग का गठन किया गया था 65वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1990 में। ठीक है बच्चों, चलिए नया पॉइंट देखते हैं। इसके बाद में प्रमुख अगर हम अमेंडमेंट्स में बात करेंगे तो फिर 65 के बाद में आता है 69वां प्रमुख। कौन सा आता है? 69वां। ये संविधान संशोधन कब आया था? 1991 में। इसके माध्यम से जो दिल्ली है बच्चों, दिल्ली को एनसीआर का दर्जा दिया गया था, एनसीआर दिल्ली घोषित। चलो ऐसे, एनसीआर का क्या मतलब है? तो एनसीआर का मतलब होता है नेशनल, नेशनल, सी का मतलब है कैपिटल, कैपिटल, आर का मतलब है रीजन, ठीक, दिल्ली का मतलब दिल्ली। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। सर इसका क्यों किया गया? सुनो, इसलिए किया गया था कि भाई मान लो दिल्ली तो केवल इतना है, लेकिन पूरे भारत से लोग दिल्ली में आके बसने लगे, दिल्ली पे इतना लोड हो गया कि इतनी जनसंख्या बढ़ गई। तो अब दिल्ली लोग जाते क्यों हैं? क्योंकि दिल्ली में बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो फिर दिल्ली सरकार ने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया भाई, उन्होंने कहा कि इस पूरे क्षेत्र को, इतना क्षेत्र को कर दिया एनसीआर घोषित। मतलब दिल्ली और दिल्ली के आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, जैसे यूपी के 8 ज़िले शामिल हैं एनसीआर में, राजस्थान के 2 ज़िले, हरियाणा के 10 ज़िले, इस तरह से इतने क्षेत्रों को बना दिया एनसीआर। उन्होंने कहा कि जो फैसिलिटी हम यहाँ मूल मूल्य आपका केंद्र दिल्ली में दे रहे हैं ना, वो ही फैसिलिटी हम यहाँ पर भी प्रोवाइड कराएंगे। आप यहाँ मत आओ, इतनी दूर ही दूर रहो, जो चीज़ आप यहाँ पाने के लिए आ रहे हो वो सारी चीज़ तो हम यहाँ दे देंगे। इस तरह से समझ लेना एनसीआर दिल्ली। तो क्वेश्चन ये आता है कि दिल्ली को एनसीआर दिल्ली कब घोषित किया गया था? तो 69वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1991। क्या यहाँ से ये समझ लेंगे? दूसरा ये किया गया एनसीआर के साथ साथ में दिल्ली की जो विधानसभा है, ठीक, और वहाँ पे मंत्री परिषद, उसका गठन किया गया। दूसरा पॉइंट क्या किया गया? तो ये हमारा दिल्ली है मान लो, तो सर दिल्ली में विधानसभा व मंत्री परिषद का गठन किया गया, गठन या गठन का उपबंध। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि दिल्ली में विधानसभा कब बनाई गई थी, तो सर 69वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1991 में। ठीक है, इस तरह से याद रख लेना। अब मेरा क्वेश्चन ये है, कमेंट करके आप ये मुझे बताएंगे, बताओ दिल्ली विधानसभा में कितनी सीटें हैं और दिल्ली का जो मंत्री परिषद होता है उसमें कितने सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है? आप ये कमेंट्स कर मुझे बताइए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फिर आया था 70वां संविधान संशोधन। सर ये कब आया है? तो ये आया था 1992 में। ठीक, इसके तहत क्या किया गया, ध्यान से सुनना। इसके तहत ये किया गया, एक तो दिल्ली, दूसरा पौंडीचेरी या पुदुचेरी, ठीक है, यहाँ पर जो विधानसभाएं हैं, ये जो एमएलए हैं, यहाँ की जो विधानसभा है, यहाँ पर विधानसभा तो है, तो इन विधानसभा में, इन विधानसभा के जो सदस्य हैं, या एक काम करते हैं, मैं इसको इस फॉर्मेट्स में लिखता हूँ, दिल्ली और पौंडीचेरी के विधानसभा सदस्यों को, के विधानसभा सदस्यों को, आर्स का मतलब है राष्ट्रपति के निर्वाचन, निर्वाचन मतलब राष्ट्रपति के चुनाव, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल किया गया। यानी कि क्वेश्चन ये है कि बताओ किस संविधान संशोधन में पहली बार ये प्रावधान कर दिया गया कि अब केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पौंडीचेरी के जो सदस्य होंगे वहाँ की विधानसभा के, वहाँ के जो आपके एमएलए होंगे, ये भी राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालेंगे। तो ये किया गया था 70वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में। आई होप ये पॉइंट याद रख लेना आप। ठीक है, नेक्स्ट समझाता हूँ। देखो, अगर इसी क्रम में बात करूँ, जो क्रम चल रहा है, तो क्रम में एक अमेंडमेंट आया था 71। ठीक है, 71 कब आया था? 1992 में आया था। इसके तहत क्या किया गया था? तो आपने पढ़ा था सर, इसके तहत 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं को जोड़ा था। कौन कौन सी? एक सर कोंकणी को जोड़ा था, अब याद आया आपको, ठीक, एक नेपाली को जोड़ा था, याद आया होगा, एक हमने किसको, मणिपुरी को जोड़ा था, याद आए पॉइंट। तो ये ऑलरेडी हमने वैसे पढ़ लिया है। ठीक है, देन
तो इसके बाद में जो प्रमुख हमारे पास में नया संविधान संशोधन देखने को मिलेगा तो वो है 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। देखो बच्चों, ये आया था 1992 में, ये संविधान बना इसी 1992 में संविधान बन गया था, ठीक है, बना। लागू कब से हुआ है, तो लागू जो हुआ है ये याद रखेंगे, तो सर ये हुआ था 26 अप्रैल 1993 से, तो लागू हुआ इस दिन, ठीक है, इस तरह से 26 कि 24 अप्रैल है बच्चों, 24 अप्रैल, ठीक है, 1993 से यहाँ से ये लागू हुआ है। तो कभी कभी आप देखते हैं कि 73वें संविधान संशोधन की डेट लिखी भी मिलती है, कभी तो सर ये 92 लिखा हुआ मिलता है और कभी कभी 93 लिखा हुआ मिलता है। तो 92 बनने वाला, 93 लागू होने वाली डेट होती है वो। तो फिर आपसे प्रश्न आता है कि सर 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है, तो इसका संबंध, इसका रिलेशन अगर आपसे पूछे इसका संबंध किससे है, तो सिंपल वर्डिंग बोलना, पंचायती राज से। किससे रिलेटेड है, पंचायती राज। या तो आप इस पॉइंट को इस तरह से लिख लो कि सर पहली बार, या ऐसे 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया, इस तरह से। ये बहुत ही खास पॉइंट है, ठीक। और इसके लिए क्या कार्य किया है इन्होंने इसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से, तो इन्होंने भारत के संविधान में सर 9वां भाग जोड़ा, 9वां भाग जोड़ा। तो 9वें भाग में है क्या सर, 9वें भाग में है बच्चों पंचायती राज, पंचायती राज व्यवस्था, इस तरह से पॉइंट पढ़ लेना। तो एक काम तो सर इन्होंने यह किया, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक है 9वें भाग का आर्टिकल्स, तो सर ये आर्टिकल है 243 के ए से लेकर ओ तक। दूसरा कार्य समझेंगे अब, या नया अमेंडमेंट्स, या इसी के तहत एक और पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो बच्चों एक पॉइंट ये वाला भी याद रख लेना, कभी कभी पूछे जाता है और कभी कभी नहीं, बहुत बार पूछा जाता है। इसी में आपका 73 वाले में कभी ये पॉइंट छूट जाए, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, नोट करके लिख रहा हूँ। भारत के संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा, 11वीं अनुसूची को जोड़ा। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि 11वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो आप बोलेंगे सर 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। क्वेश्चन आता है 11वीं अनुसूची का संबंध किससे, इसमें किस चीज़ का उल्लेख है, तो अगर इसका संबंध या रिलेशन पूछा जाए तो 11वीं अनुसूची में है पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था। और इसी पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े हुए 11वीं अनुसूची में बच्चों 29 विषय हैं। कितने विषय हैं, अब ये विषय क्या होते हैं, तो इसके लिए तो डीपी पढ़ना पड़ेगा। फिलहाल इतना याद रख लेंगे कि 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था को, किसे, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। दूसरा, भारत के संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नियम कानून बनाए गए। इस तरह से ये पॉइंट याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में नया अमेंडमेंट 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये कब आया था, तो 74 वाला जो आया था बच्चों 1992 में, सेम डेट पर आ रहा था। हाँ, लागू ये कब हुआ है, तो बच्चों ये 1 जून 1993 में लागू हुआ था। और इसका रिलेशन किससे है, तो बच्चों इसका रिलेशन है नगर पालिका से। नगर पालिका, नगर निगम, नगर, या आपका नगर पंचायत, इससे तो नगर पालिका समझ लेंगे। दूसरा, इनको मतलब क्या दिया गया था, संवैधानिक दर्जा, संवैधानिक दर्जा, ठीक। दूसरा ये कार्य किया गया, भारत के संविधान की जो अनुसूचियाँ थी उसमें 12वीं अनुसूची को जोड़ा, 12वीं अनुसूची को जोड़ा। ये वेरी प्रोमिनेंट है, ये वेरी प्रोमिनेंट है, ठीक। तो बच्चों 12वीं अनुसूची को जोड़ा, तो 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो सर नगर पालिका से इसका संबंध है। और इससे संबंधित इस 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो सर 18 विषयों का उल्लेख है। ये विषय क्या है, तो सर ये आप जाकर अनुसूची वाला चैप्टर में मेरे पढ़ लेंगे। आई होप आपको ये पॉइंट पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं बच्चों, नया संविधान संशोधन आता है हमारे पास में 84 84वां। तो 84वां जो संविधान संशोधन है,
तो ये कब आया था सर? ये आया था 2001 में, पहला पॉइंट। इसके तहत ये किया गया, सुनो, जैसे लोकसभा है प्लस विधानसभा है, विधानसभा, तो आप ऐसे पढ़ते होंगे सर लोकसभा में वर्तमान में कितना सीटें हैं, आप ऐसे पढ़ते होंगे सर 545 हैं। विधानसभाओं में भी हर राज्य में फिक्स हैं। उदाहरण यदि मैं देना चाहूँ, मान लो यूपी में कितना है, तो आप बोलेंगे भाई यूपी की विधानसभा में 403 सीटें हैं। हर अलग अलग राज्यों में अलग अलग सीट हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो सीट है आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी दिनों से इतना ही सीटें हैं, ना तो घट रही हैं कि ना बढ़ रही हैं। हाँ, एक दो जगह से कहीं इलेक्शन नहीं हो पाता किसी कारण, वो अलग बात है। तो 84वें संविधान संशोधन 2001 के तहत यह प्रावधान कर दिया गया था कि सर लोकसभा और विधानसभा की जो सीट है, इनकी जो ये सीटें हैं, ये 2026 तक फिक्स्ड, हिंदी में आता है यथावत, एज इट इज रहेंगी। ये प्रावधान है। यानी कि एक तरह से आप ये समझ लो कि सर लोकसभा और विधानसभाओं की जो सीटों की संख्या है, सीटों की संख्या, तो सीट मतलब सीटों की संख्या, तो ये 2026 तक क्या हो जाएंगी? फिक्स, इतनी ही रहेंगी। तो ये प्रावधान किया गया था 84वें संविधान संशोधन के द्वारा। फिर और प्रमुख संविधान संशोधनों में आता है हमारे पास में 86वां संविधान संशोधन। कब आया था सर? ये आया था 86वां, सॉरी, तो 86वां आया था 2002 में सर। देखो ये भी वेरी प्रोमिनेंट है। इसके तहत आप पाएंगे तो 3 पॉइंट हैं। पहला तो ये है सर, आर्टिकल 21 में कै को जोड़ा। कौन सा खंड जोड़ा था? कै खंड जोड़ा। अब ये जो आर्टिकल 21 का जो कै है, इसमें किसका उल्लेख है? तो इसमें उल्लेख है 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे, इन बच्चों को क्या किया जाएगा? शिक्षा दी जाएगी। तो ये जो शिक्षा का अधिकार है, इसको बना दिया गया मूल अधिकार। मूल अधिकार ना समझ में आए तो आप ऐसे समझो सर, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 में एक नया उपखंड जोड़कर, उपखंड मतलब खंड कै जोड़कर 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा के अधिकार को, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा दे दिया गया। तो वर्तमान में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? यह एक मूल अधिकार है। एक प्रावधान तो ये है। दूसरा पॉइंट, हमारा डीपीएसपी जो राज्य भाग नंबर 4 है ना, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, तो उसका एक आर्टिकल है अनुच्छेद 45। तो पहले इसमें शिक्षा का अधिकार था, इसमें भी क्या था? इसमें भी सर शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। तो इसमें जो शिक्षा का अधिकार था, तो पहले ये अधिकार था 0 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा राज्य कराए, ठीक। तो इस प्रावधान को कर दिया गया समाप्त। कौन से के माध्यम से सर? ये समाप्त कर दिया गया 86वें के माध्यम से संविधान संशोधन। और इसकी जगह पर क्या चेंजेस करके क्या प्रावधान कर दिया? इसमें कहा कि अब जो ये एज है, ये एज घटा दी गई और इन्होंने 0 से लेकर कितना कर दी? 6 वर्ष कर दी गई वर्तमान में। तो ये वर्तमान में, मतलब आपको नहीं समझ में आए तो आप समझो भाई, आप सोचो 45 में क्या लिखा गया था कि राज्य सरकार का कर्तव्य है, राज्य सरकारों का, उनको निर्देश दिया गया था कि वो जब तक बच्चे के 14 वर्ष ना हो जाए, उनको पढ़ाने के लिए व्यवस्था करेगी सरकारें निःशुल्क, ठीक है, ये प्रावधान किया गया था। लेकिन 86वें संविधान संशोधन के द्वारा ये प्रावधान में परिवर्तित करते हुए इतना कर दिया गया, ये जो एज थी 14 वर्ष तक, उसे घटाकर 6 वर्ष कर दिया गया, बस इतना प्रावधान है, ठीक है। तीसरा खंड क्या है इसके तहत ही? आपने पढ़ा होगा कि संविधान का भाग 4 का कै और आर्टिकल 51 का कै, इसमें है क्या? मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य है इसमें, ठीक है। तो ये समझ लो। तो ये जो मौलिक कर्तव्य हैं बच्चों, इन मौलिक कर्तव्य में तो पहले थे कितना? पहले मौलिक कर्तव्य जब जोड़े गए थे शुरुआत में 1976 में जोड़े गए थे, आपको याद होगा, तो उस टाइम पर 10 मौलिक कर्तव्य थे। लेकिन इसमें 86वें के द्वारा क्या किया जाता है? 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा। कौन सा मूल कर्तव्य जोड़ा? 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा। और 11वां जो मूल कर्तव्य है बच्चों, इसका अगर हमसे पूछा जाए संबंध किससे है, तो 11वें मौलिक कर्तव्य का जो रिलेशन है, तो बच्चों वो है आपका 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों से, इन बच्चों की एजुकेशन, शिक्षा।
और ये एजुकेशन कौन करवाएगा, तो ये मौलिक एक तरह से कर्तव्य बना दिया उनके पेरेंट्स का या उन बच्चों को पालने वाले लोगों का, अभिभावकों का। अर्थात सवाल याद रखेंगे, 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से 3 प्रावधान है। पहला, अनुच्छेद 21 में क खंड को जोड़ा, पहला पॉइंट। दूसरा, अनुच्छेद 21 में क खंड को जोड़कर कर दिया गया 6 से 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे होंगे उनकी शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बना दिया। दूसरा प्रावधान यह कर दिया गया कि अनुच्छेद 45 में जो पहले शिक्षा का अधिकार 0 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए था, उसको घटाकर 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कर दिया गया। तीसरा प्रावधान ये कर दिया गया, जो मौलिक कर्तव्य वाला भाग है उसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा, और 11वां मौलिक कर्तव्य भी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा से संबंधित है। तो इस तरह से ये वाला प्रावधान हो गया। नया देखते हैं, तो ये वाला 86 वाला तो हो गया बच्चों इस तरह से कंप्लीट। उसके बाद में अगर हम नए प्रावधानों की बात करेंगे तो उससे जो प्रमुख प्रावधान हमें देखने को मिलेगा वो है 89वां संविधान संशोधन। 89वां जो संविधान संशोधन था बच्चों, अगर इसकी मैं बात करूं तो ये आया कब है, तो सर ये आया था 2003 में। वेरी वेरी प्रोमिनेंट है, इसको याद रखना ज़रूर। ठीक, अब इसके तहत क्या क्या प्रावधान किए गए हैं तो ध्यान सुनो। आपने एक पीछे भी प्रावधान पढ़ा था सर, SC और ST के लिए, SC और ST के लिए एक संयुक्त आयोग बनाया गया था, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। तो 89 में यह प्रावधान कर दिया गया, ध्यान सुनो। तो 89 का जो मूल प्रावधान है इसमें यह कहा गया कि सर जो अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक अनुसूचित के लिए पृथक, तो के लिए पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन। और कौन से आर्टिकल में, तो आर्टिकल 338 के का में ये प्रावधान कर दिया गया। पहले संयुक्त बनाया था, तो अब क्या कर दिया गया, उसमें से ये प्रावधान अलग कर दिया गया। इस तरह से पॉइंट याद रख लेंगे, और ये वेरी वेरी प्रोमिनेंट है बच्चों। उसके बाद में आता है हमारे पास में नया संविधान संशोधन है 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये कब आया था, तो ये आया था बच्चों 2003 में। ठीक है, बहुत खास है, ध्यान सुनो। सर आप पढ़ते होंगे मंत्री परिषद, इंग्लिश में कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, सुनो। तो मंत्री परिषद क्या होता है, मंत्रियों का समूह होता है। केंद्र के मंत्री राज्यसभा लोकसभा से बनाए जाते हैं, राज्यों के मंत्री विधानसभा विधान परिषदों से बनाए जाते हैं। तो कितने लोगों को मंत्री बनाए जाए, तो इसमें कहा गया था कि मंत्री परिषद की सदस्यता या मंत्री परिषद के सदस्य कितने % होने चाहिए। तो 91 में इसमें कहा गया कि मंत्री परिषद के जो सदस्य हैं तो अधिकतम जो हो सकते हैं बच्चों, वो अधिकतम हो सकते हैं 15%। ठीक, 15%, और वो भी 15% किसके, तो मैं बता दूं, अगर केंद्र की बात होगी तो लोकसभा के, और यदि राज्यों की बात होगी तो विधानसभा के, विधानसभा। ठीक, और न्यूनतम होंगे 12%, तो ये भी किसके, लोकसभा और विधानसभा के। यानी कि आपने पढ़ा कि भाई मंत्री परिषद में कितने लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है, तो इसकी जो सीमा थी इसको लिमिटेड किया गया, इसकी सीमा को एक तरह से फिक्स कर दिया गया था। और 91 में ये कह दिया गया कि हम अधिकतम 15% और मिनिमम 12%, केंद्र की बात होगी तो लोकसभा और राज्यों की बात होगी तो विधानसभा से इतने सदस्यों को ही मंत्री बनाए सकते हैं। इस तरह से इन पॉइंटों को याद रख लेना। ठीक है बच्चों, और जो लोकसभा का उल्लेख है इस घटना का, तो अनुच्छेद 75 के फर्स्ट में है, और विधानसभा का उल्लेख है 164 के फर्स्ट में। ठीक, नेक्स्ट जानते हैं। देखो इसी क्रम में यदि बात करूं मैं यहाँ पे 92वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की, तो 92 में ऑलरेडी आपको पढ़ा ही चुका हूँ। बताइए कब आया था, तो आपको याद होगा 2003 में आया था। क्या किया गया था सर, इसमें 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन कौन सी जोड़ी थी, एक तो सर डोंगरी थी, एक सर बोडो थी, एक कौन सी थी सर संथाली, एक कौन सी भाषा थी सर, एक मैथिली थी। इनको जोड़कर टोटल कितनी भाषाएं कर दी गई थी, तो ये ऑलरेडी हम पढ़ ही लिया हमने। ठीक, याद रखना ऐसे ही।
उसके बाद में नए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पे बात करूं तो बच्चों हमारे पास में आता है 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, वेरी प्रोमिनेंट है 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कब आया था? 2011 में आया है। ठीक, इसका संबंध किससे है? डायरेक्ट बस ये पूछा जाएगा रिलेशन। तो रिलेशन आपको बता देना सहकारी समितियों से, सहकारी समिति। देखो बच्चों क्या होती है सहकारी समिति, तो ये तो अपने में पूरा चैप्टर है, बस आप इस तरह से याद रख लेना। क्वेश्चन यदि आ जाए कि बताइए मतलब किस संविधान संशोधन के द्वारा, किस संविधान संशोधन के द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा, सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो आप बता देना 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक, और इसके लिए अलग से भारत के संविधान में एक भाग भी जोड़ा गया था। कौन सा भाग जोड़ा? तो एक भाग है 9 का ख, ये भाग जोड़ा था। तो 9 के ख में सहकारी समिति, तो सहकारी समिति एक मूल अधिकार है आर्टिकल 19 के तहत, तो ये बड़ा प्रावधान है। फिलहाल आप इसको एज ए फैक्ट के रूप में बस इतना याद रखेंगे 97 मतलब ये जो 97वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 2011 में, इसके द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और सहकारी समिति वर्तमान में एक मूल अधिकार है और जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 के ख में है। और कौन से आर्टिकल में है अगर आपसे ये पूछा जाए तो आर्टिकल 243 के यह जैसे लेकर 243 के यह न तक इसका प्रावधान है। तो ये यहाँ से उसके बाद में और 2-4 आपसे और आर्टिकल मतलब अमेंडमेंट से, जैसे एक अमेंडमेंट से हमारे पास में 101वां संविधान संशोधन, कौन सा? 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब आया था? 2016 में आया था। किससे संबंधित है? तो सर जीएसटी से। ठीक, यहाँ का कभी कभी बिल भी पूछा जाता है कि जीएसटी वाला जो कानून आया था इसके लिए बिल नंबर कौन सा था। अगर बिल नंबर पूछे तो 122। ठीक, तो इस तरह से याद रख लेना बस। ये तो जीएसटी हम जानते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उसके बाद में दूसरा अगर आपसे पूछे जाए सर 102वां संविधान संशोधन, ये कब आया था? तो बच्चों 102वें का ये आया था 2018 में। कब आया था? 2018 में। इसमें क्या है बच्चों, जो ओबीसी है ना, अदर बैकवर्ड क्लासेस, तो ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो ये भी बड़ा प्रोमिनेंट है। उसके बाद में नेक्स्ट हमसे अगर पूछा जा सकता है तो बच्चों वो 103वां पूछा जा सकता है, 103वां संविधान संशोधन। ठीक, ये 103वां जो संविधान संशोधन है 2019 का है। ठीक, इसका रिलेशन किससे है बच्चों अगर आपसे ये पूछा जाए तो ईडब्ल्यूएस। देखो अब ये जो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो प्रावधान लेकर आए थे, तो ईडब्ल्यूएस के लिए क्या किया गया था बच्चों? तो इनके लिए के लिए 10% का आरक्षण। ठीक, कितना किया गया बच्चों? 10% का इनके लिए आरक्षण किया गया। उसके बाद में दूसरा अमेंडमेंट हमारे पास में कौन सा है, जो प्रमुख अमेंडमेंट समझा रहा हूँ, तो 104वां भी पूछा जाता है। कब आया था? सर 19 में आया था। इसमें क्या किया गया सर? इसमें यह किया गया था कि ध्यान सुनो, जो एससी है यानी कि अनुसूचित जाति और जो एसटी है अनुसूचित जनजाति, इनके लिए जो आरक्षण है, इनके लिए आरक्षण की जो समय, आरक्षण का जो मतलब टाइमिंग है, इस टाइमिंग को क्या कर दिया गया बच्चों? बढ़ा दिया गया। इनके समय को क्या कर दिया गया? इनको बढ़ा दिया। कब तक के लिए कर दिया गया बच्चों? तो इसको कर दिया गया लगभग 2030 के जनवरी तक, 2030 तक। एक कार्य तो ये किया गया। दूसरा कार्य इसके तहत यह किया गया है कि जो एंग्लो इंडियन का आरक्षण, इन एंग्लो इंडियन को लोकसभा प्लस विधानसभा में मनोनीत का जो प्रावधान था, मनोनीत करने का जो प्रावधान था, तो मनोनीत करने का प्रावधान समाप्त। जैसा आप पढ़ते होंगे कि सर आर्टिकल 331 के तहत
राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता था। ये राज्यों के राज्यपाल हर एक राज्य की विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने की बात कही गई थी। तो ये व्यवस्था को भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। राइट, नेक्स्ट कुछ डायरेक्ट केवल पॉइंट टू पॉइंट में समझ लेना। एक हमारे पास में है 108, कब आया था, 21 में। इसके तहत ये किया गया है कि लोकसभा और विधानसभा में, लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को क्या कर दिया गया है, यहाँ पे सीटों का इनको दिया गया है यहाँ पे आरक्षण कितना परसेंट, 33, यानी कि कितना इनके लिए आरक्षण रहेगा ही। उसके बाद में दूसरा हमारे पास में आया था बच्चों 109वां संविधान संशोधन। ठीक, अगर आपसे यह पूछे भी 109वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है, इसमें यह है कि जो पंचायती राज है ना, गाँव में जो प्रधान बनाया जाता है, पंचायती राज महिला आरक्षण, यानी कि आप देखते हैं ग्राम प्रधान की सीट कई बार महिला सीट आई, तो महिलाओं को आरक्षण कर दिया गया। और आरक्षण भी कितना सर, न्यूनतम 33% से लेकर 50% तक कर दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे ये और प्रावधान। तो जितने भी चीज़ें मैं आपको बता सकता था, तो मुख्यतः ये सारी चीज़ें याद रख लेंगे। तो यहाँ आपने सीखे संविधान के प्रमुख संविधान संशोधन। चलिए बच्चों, तो आज इस तरह से हमने सीखा सभी भारतीय संविधान के प्रमुख संविधान संशोधन। अगर आप डिटेल से संविधान संशोधन पढ़ेंगे तो बच्चों जो मेरी सीरीज चल रही है पॉलिटी की, जब मैं उसमें पढ़ाऊंगा तो डिटेल से एक संविधान संशोधन पढ़ाऊंगा, बहुत डिटेल से। फिलहाल ये है कि वनडे एग्जाम्स में मूल रूप से जितने भी संविधान संशोधन पूछे जाते हैं उन सब पर मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। ओके गाइस, तो बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।